हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला रहने वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ना पूरी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करना है। वो तो एमॉर्फस सॉलिड ऐसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है, लेकिन पूरा तरह से अगर इस चैप्टर में बात होगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही होगी। जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे आरसीबी की ड्रेस में, क्योंकि भाई साहब आईपीएल का फेस्टिवल आने वाला है हमारे इंडिया में बहुत जल्द, ठीक है। तो इसीलिए हम भी देख रहे हैं किसका टी शर्ट पहने हुए, आरसीबी का। तो समझ सकते हैं कि हम किसका सपोर्ट करने वाले हैं। क्या करूं भाई, जब मैं 10 साल का था ना तब से आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूं, और आज 21 साल का हो गया हूं और आज तक भी आरसीबी कोई भी सीजन नहीं जीती है। क्या करे, लेकिन दिल से सपोर्ट करते हैं आरसीबी का। इसीलिए भाई बुढ़े भी हो जाए ना, 60 साल भी हो जाए, फिर भी आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा। पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है आरसीबी को यार, मतलब इतने साल हो गए, आज तक एक भी सीजन नहीं जीता है आरसीबी। समझ में नहीं आता, पता नहीं किसका श्राप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे। जब तक बुढ़े भी हो जाएंगे ना, फिर भी आरसीबी को सपोर्ट करेंगे। और आरसीबी जो फैंस होते हैं ना, जैसे मैं भी हूं उसमें से, तो सभी लोग यही मतलब बोलते हैं कि भाई इस साल तो डेफिनेटली जीत जाएगा। 11 साल से यही बोलते आ रहे हैं कि इस साल तो आईपीएल डेफिनेटली आरसीबी ही जीत जाएगा। और इस साल भी मैं बोल रहा हूं, मैं ही नहीं, पूरे आरसीबी के जितने सारे फैंस हैं वो यही बोल रहे हैं कि इस बार आईपीएल जो है आरसीबी ही ले जाएगा उसका कप। लेकिन होता क्या है, क्वालिफायर तक जाता है, उसके बाद डन डना डन डन, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, बुढ़े भी हो जाएंगे ना, फिर भी आरसीबी का ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, है ना। देखिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अगर हम लोग को समझना है तो आप लोग को समझना चाहिए, जो सॉलिड होता है ना उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, है ना। बहुत मस्ती से बताएंगे और सारा पॉइंट समझ में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, तो सॉलिड का जो ना है, सॉलिड जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं 3D में, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं। एग्जांपल देना चाहेंगे, आप लोग अपने स्कूल में देखे होंगे, आप भाई स्कूल में जाते होंगे तो देखे होंगे कि जब प्रार्थना वगैरह होता है, प्रेयर होता है, तो उस समय लाइन में क्या है, लगे रहते हैं, है ना। बच्चे लोग लाइन में लगते हैं और उसके बाद प्रेयर होता है और उसके बाद ओथ लिया जाता है और बोला जाता है, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन लड़के लोग क्या शैतानी करते हैं, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स बोल देते हैं, सिस्टर्स नहीं बोलते हैं है ना। तो वो है ना। तो अब आपको मैं बता रहा था कि जो लाइनें लगी होती हैं वो एकदम देखते हैं ना कितना सिस्टमैटिक मैनर में लगा होता है, एकदम रेगुलरली, एकदम एक तरह से जितने सारे स्टूडेंट होते हैं रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ना रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए बहुत दूर तक एकदम रेगुलर अरेंज्ड रहते हैं, बहुत दूर तक, जहां तक आपका नजर जाएगा ना तहां तक उसके जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो एकदम रेगुलरली अरेंज्ड होगी बहुत दूर तक, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस की बात करें तो देखो इस चैप्टर में ना हम लोग को ना पूरी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि भाई हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते। एक इधर अरेंज है तो एक इधर अरेंज है, एक टेर है एक मेर है, समझ में आ रहा है, मतलब सही तरह से नहीं अरेंज होते हैं। अब जिसका ज्योमेट्री, जिस सॉलिड का ज्योमेट्री हम लोग को अच्छे से पता ही नहीं है, ज्योमेट्री का कोई मतलब कोई इधर है कोई इधर है, अच्छे से नहीं है ज्योमेट्री, तो उसको हम पढ़ के कैसे, मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। और हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका ज्योमेट्री पूरी तरह से एकदम फिक्स्ड होता है, तो इसके ज्योमेट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब इसको ज्योमेट्री को हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो ये रेगुलर नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग को एमॉर्फस सॉलिड को नहीं पढ़ना होता। बस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एमॉर्फस सॉलिड को यहीं, उसके बाद पूरी तरह से इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो एमोफस सॉलिड होता है क्या कि ये जो है ना रेगुलर नहीं होता है, इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं, और थोड़ा बहुत अगर रेगुलर भी अरेंज होगा ना तो थोड़ी दूर के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए इसका पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होता है, एकदम थोड़ी दूर के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं, ठीक है। थोड़ा दूर के लिए इसका जो पार्टिकल्स होता है थोड़ा अरेंज होता है अच्छे से, उसके बाद फिर से वही, है ना। अगला बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब जैसे वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है ना। वैसे अगर हम बात करें तो इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई भी चीज अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करना चाहिए, उसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सपोज मान लीजिए कि आयरन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस है ना। हमारा जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 1100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा, वो 10,099 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एकदम फिक्स टेम्परेचर पर ही मेल्ट करेगा, ठीक है, उसके पीछे नहीं मेल्ट करेगा, ठीक है, हाँ उसके आगे तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमारा एमोफस सॉलिड होता है उसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, वो ना इसका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका रेंज में, ये जो है ना एक रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है, ठीक है, रेंज में, एक रेंज बता दिया जाता है, उस रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है एमोफस सॉलिड का, है ना। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो कहेगा 1000 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच में आयरन मेल्ट करेगा। तो इस टाइप का जो सॉलिड होता है उसको हम बोलते हैं एमोफस सॉलिड, क्योंकि उसमें रेंज की बात की जाती है कि हाँ इतना रेंज में वो मेल्ट करेगा। बस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वैसे आयरन वगैरह एमोफस सॉलिड में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। अगला है हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एन आइसोट्रोपिक, अरे भाई चूहा, ए भाई चूहा इधर क्या कर रहे हो भाई, भाग जा यहां से। ओ भाई क्या कहें, स्टूडियो में मतलब इधर उधर चूहे कूदते रहते हैं। तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, देखो भाई हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर से। तो कहने का मतलब यहां एन आइसोट्रोपिक का मतलब बताया डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस कहने का मतलब है। सपोज मैं यहां एक सॉलिड ड्रॉ कर देता हूं, आप बताइएगा तो यहां पे दिख रहा है क्या, हाँ यहां पे दिख रहा है। चलिए तो यहां पर मैं एक सॉलिड बनाता हूं, ठीक है, सपोज ये एक सॉलिड मैंने बना दिया। अब एन आइसोट्रोपिक को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं यहीं पे, और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। यहां तो भाई लाइट कट गई थी, चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूं। एन आइसोट्रोपिक का मैं एक एग्जांपल लूंगा तो एमएस मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक एग्जांपल, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक सॉलिड बना दिया, अगर मैं इस सॉलिड का अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखना चाहूंगा तो मैं अगर इधर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखूंगा और इधर से देखूंगा, इस डायरेक्शन से देखूंगा, अगर ऊपर से देखूंगा तो ये चारों तरफ से अलग अलग मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि डेफिनेशन एन आइसोट्रोपिक का तो यही कह रहा है डिफरेंट फिजिकल स्टेट, या डिफरेंट फिजिकल स्टेट नहीं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन से अगर हम इस सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखेंगे, एमएस यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखेंगे, यानी ये कितना मजबूत है, अगर इधर से हम इसको दबाएंगे, इस साइड से अगर हम दबाएंगे तो नहीं दबेगा, फिर अगर इधर से हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी इस साइड से अगर दबाएंगे फिर भी नहीं दबेगा। लेकिन अगर हम इधर का एमएस ऊपर से अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं इस सॉलिड का, यानी ऊपर से हम इसको दबा रहे हैं तो ये तुरंत दब जा रहा है और टूट भी जा रहा है।
लेकिन हम इस साइड से अगर दाब रहे थे यानी प्रेस कर रहे थे तो ये टूट ही नहीं रहा था, यदि इधर से बहुत स्ट्रांग था। लेकिन ऊपर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम देख रहे थे सॉलिड का, यानी प्रेस कर रहे थे तो ये ब्रेक कर जा रहा था, टूट जा रहा था। नीचे से भी अगर हम कर रहे थे तो टूट जा रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिख रहा है इस सॉलिड का। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर शो करेगा तो वो एनआइसोट्रोपिक होता है। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रोपिक होता है नेचर में, ठीक है। उसी तरह से कंडक्टिविटी होती है, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को लोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग कंडक्टिविटी आपको शो होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये सारा चीज होता है, समझ में आया, एनआइसोट्रोपिक। अब हमारा जो है ना ये एमोफस सॉलिड जो होता है ना, वो आइसोट्रोपिक होता है। यानी आप कोई सा भी डायरेक्शन में चले जाओ, आप कोई सा भी डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है सभी डायरेक्शन में सेम होता है। जैसे हम बात करें, यहां मैंने ये एग्जांपल लिया ही हुआ हूं, इधर से कर ले, इधर से हम इसको प्रेस करें फिर भी टूट जाए, इधर से हम मैकेनिकल स्टैंड देखें, इधर से प्रेस करें टूट जाए, ऊपर से प्रेस करें टूट जाए, इधर नीचे से प्रेस करें टूट जाए। भाई कोई सा भी डायरेक्शन से आप प्रेस करो तो भाई वो टूट जा रहा है। यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप किसी भी डायरेक्शन से प्रेस कर रहे हो, सारे डायरेक्शन से एक ही रिजल्ट हमको मिल रहा है। सारे डायरेक्शन से हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हम सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो सब जगह से वो टूट जा रहा है। यानी सभी डायरेक्शन में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इस सॉलिड का वो सेम है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वही मिलने वाली। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हर एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन, कोई सा भी डायरेक्शन चले जाओ सेम ही मिलेगा। लेकिन हमारे एनआइसोट्रोपिक यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं दिख रहा था। मैं ऊपर से प्रेस कर रहा था तो ये नहीं टूट रहा था, नीचे से कर रहा था नहीं टूट रहा था, इधर से कर रहा था तो टूट जा रहा था। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को मिल रही थी। चलो, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है। बच्चों अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एमोफस सॉलिड में अगर बात करो तो कंडक्टिविटी भी हर एक डायरेक्शन में सेम ही होती है। कोई डायरेक्शन चले जाओ, कंडक्टिविटी जितनी इस डायरेक्शन में मिलेगी उतनी ही इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जितनी मिलेगी उतना ही इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन आप कोई सा भी चेंज कर लो लेकिन कंडक्टिविटी वही रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगी। यानी जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सेम रहेंगे हर एक डायरेक्शन में। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रॉपर्टीज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। यानी इसका जो है ना, इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीवेज प्रॉपर्टी? तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कोई आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो, ठीक है, कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो। मेरे पास तो है नहीं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, खैर मैं बात कर लेता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने एक ले लिया, उसको क्या किया, एक शार्प नाइफ से, यानी एक तेज धार चाकू से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कचर 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 करके हम लोग काट रहे हैं। और काट दिए, काटने के बाद वो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो दो भागों में बट जाएगा। अब दो भागों में बट गया तो जिधर से आप काटे थे उसका जो एज होगा ना, उसका जो सरफेस होगा, ये सरफेस आपने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा, उसके बाद इसका जो सरफेस आपके सामने निकल के आया वो पूरी तरह से स्मूथ होगा। इसी प्रॉपर्टीज को क्लीवेज प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, मैं ये एक मार्कर लिया, इसको ना बीचे बीच काट दिया। खैर ये अगर बात करें तो ये हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ये एमोफस सॉलिड है क्योंकि प्लास्टिक से बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात कर ले, सपोज दिस मार्कर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इफ वी विल कट इनटू टू पीसेस विथ अ शार्प नाइफ, देन इसका जो सरफेस आएगा, वो कटा हुआ भाग जो आएगा वो पूरी तरह से स्मूथ आएगा, प्लेन आएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्लीवेज प्रॉपर्टी बोला जाता है। और ये क्लीवेज प्रॉपर्टी ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही देखने को मिलता है ना। अगर हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे और उसके बाद काटने के बाद उसका जो फेस आएगा वो पूरी तरह से स्मूथ होगा, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही देखने को मिलती है। लेकिन भाई नो क्लीवेज प्रॉपर्टी फाउंड इन एमोफस सॉलिड। अगर आप एमोफस सॉलिड ले लो और उसके बाद उसको कट कर दो, उसका जो
कटा हुआ भाग आएगा ना, मतलब आप जब उसको काटोगे बीचे बीच, उसके बाद उसका जो सरफेस आएगा वो प्लेन नहीं आएगा, इरेगुलर आएगा, है ना, खुरदुरा आएगा। जैसे आप चौक लेते हो, चौक एक एमोफस सॉलिड होता है। जब अभी तो मेरा तो व्हाइट बोर्ड है, जब आप ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल में अगर पढ़ाई पहले होती थी, अब उतनी नहीं होती, तो वो जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो चौक से लिखते हैं वो खल्ली को ना बीचे बीच तोड़ लो आप, और उसके बाद उसका जो सरफेस आएगा वो देखते हो कैसा होता है, खुरदुरा होता है। तो वो जो सरफेस है वो खुरदुरा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो एमोफस सॉलिड है ना, उसके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता, उसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं हो सकता। तो हमारा जो एमोफस सॉलिड होता है उसके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। बढ़िया। हमारे जितने सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, एकदम सच्चे सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मैं बात करूं, हमारा जो ग्लास होता है, ग्लास तो देखे होंगे, ग्लास हमारा ना सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। जैसे आप मतलब बहुत पुराने घर में गए होंगे, जो घर बहुत 100 सालों पहले मतलब वो बना था, है ना, तो उस घर में आप जाएंगे तो घर में आप देखेंगे कि जो मतलब खिड़की जो होती है वो अगर शीशा से बना होगा, यानी मिरर क्या ले तो मतलब ग्लास से बना होगा, तो क्या आपने गौर किया होगा कि उस तो क्या करे भाई, फिर से लाइट कट गई थी तो मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आप लोग बहुत पुराना घर में गए होंगे तो देखे होंगे उसका जो शीशा होता है, यानी लगा होता है जो खिड़की में, वो ग्लास वो ऊपर से पतला होता है और नीचे से मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप सोचेंगे क्या वो ग्लास गड़बड़ दिया था, वो सही से काटा नहीं गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सही ही दिया था। वो क्या होता है ना, देखो मैं बता देता हूं। यहां पे दिख रहा है, देखिए तो ये मान के चलिए ग्लास है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्रेविटी के कारण, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटी के कारण बहुत दिनों के बाद स्लोली ऊपर से नीचे आते रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो एकदम लगा रहता है, ग्रेविटी तो हमेशा लगता है हर एक चीजों पे। तो ये धीरे धीरे समय के साथ ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो नीचे आते जाते हैं, इसीलिए ऊपर में पार्टिकल्स बहुत कम बच पाते हैं और नीचे बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो ऊपर का भाग जो है पतला हो जाता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है, ये कारण होता है ना। और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी हम लोग का जो ग्लास होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। काहे? क्योंकि यह ना बहुत ही सुपर कूल्ड होके, यानी यह एक लिक्विड है जिसको ना पूरी तरह से सुपर कूल्ड कर दिया गया है बहुत ज्यादा, तब जाके ये जम गया है, ठीक है। तो ये बात होती है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। और इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, यानी झूठा सॉलिड, यानी सच सॉलिड नहीं है ये, ठीक है। चलिए, खाली दिखावा के लिए सॉलिड है, जम जो जाता है एकदम, ग्लास जो है पूरा एकदम लगता है एकदम सॉलिड के जैसा, लेकिन सॉलिड होता नहीं है, वो एक लिक्विड होता है जिसको बहुत कूल करके मतलब उस तरह से बना दिया जाता है। और ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसका जो एटम्स वगैरह होते हैं, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे धीरे धीरे शिफ्ट कर जाते हैं, इसीलिए ग्लास का ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है और नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है। समझ में आ गया? बढ़िया, मजा आ गया। चलो, गुड। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब ये तो समझ में आ गया। हाँ, आगे है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देखें तो क्वार्ट्ज हो जाता है, जिसको हम SiO4 बोलते हैं, डायमंड हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जिंक सॉलिड हो जाता है, आयोडीन हो जाता है, सॉलिड सल्फर हो जाता है, ब्रोन नाइट्रेट, BN, ये सारा बेहतरीन एग्जांपल्स है। ये सारे चीज आप लोग को याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एमोफस सॉलिड होता है वो हमारा स्यूडो सॉलिड होता है, जैसे में ग्लास वगैरह हो गया, ये स्यूडो सॉलिड है, मैं अभी डिस्कस किया था। तो एमोफस सॉलिड की बात करें तो इसमें प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये सारे चीज क्या होते हैं, एमोफस सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जहां पर हमने सॉलिड को क्लासिफाई करके आपको बताया कि दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक एमोफस सॉलिड होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बता भी दिया, डिफरेंशिएट भी कर दिए, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए हैं। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कंटिन्यू वीडियो आएगी, 1-2 दिन बीच में गैप हो गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बहुत सारे मल्टीपल चैनल पे वर्क कर रहा होता हूं, जिसके वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से मैं पूरी तरह से 100% कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज अपलोड करूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।